नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए विषय लेकर के आए हैं अलंकार, जो कि हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अलंकार, आज हम अलंकार के विषय में ही पढ़ते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, क्या होते हैं अलंकार। बहुत ही आसान भाषा में आपको अलंकार करवाए जाएंगे और जो है आप इनको पढ़ने के पश्चात, इस वीडियो को देखने के बाद जो है किसी भी पुस्तक से इनकी 10-15 मिनट प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तो आप जो है अलंकार को कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए, ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए अलंकार पढ़ते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकृत करना, ठीक है, अलंकृत करना, या हम क्या कह सकते हैं, आभूषण। आभूषण क्यों कहते हैं? जैसे कि हम मानव जो है या कोई स्त्री जो है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हमारी व्याकरण में या हमारे साहित्य में जो है किसी भी रचना में जो है जो पद्य काव्य होते हैं उनमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। और अलंकारों का प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे कि अगर मानव अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, वैसे ही साहित्य में काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अलंकार कहते किसे हैं कि अलंकार जो हैं वो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं किस तरह से? शब्दों के द्वारा और अर्थों के द्वारा। कुछ जो है शब्द ऐसे होते हैं जो काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, और कुछ शब्दों के अर्थ जो है काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। तो शब्द और अर्थ जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और अलंकार के भेद कितने हैं, कितने प्रकार का है अलंकार? अलंकार 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन सा? एक तो जैसे कि हमने परिभाषा से ही देखा, शब्द और अर्थ, ठीक है। जो शब्दों से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जो अर्थों के द्वारा, जो अलंकार अर्थों से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शब्द अलंकार हो गया। वैसे तो शब्द प्लस में अलंकार है ये, तो इसमें क्या हुई है? संधि हुई है। संधि हुई है, द में क्या है? अ, और यहाँ पर भी अ मिलकर के क्या बन गया? आ बना। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। तो शब्दालंकार में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। इसी तरह से अर्थालंकार में भी संधि विच्छेद क्या बनेगा? अर्थ प्लस में क्या बनता है? अलंकार। तो इसमें भी क्या हुआ? जो थ है, थ का अ और अलंकार का अ दोनों मिलकर के क्या बन गए? आ बन गए। तो दोनों के बीच में आ जाता है, दोनों के स्थान पर क्या बन गया? वो अर्थालंकार। तो जो शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं शब्दालंकार होते हैं, और जो अर्थों के द्वारा काव्य की शोभा को बढ़ाएं वो अर्थालंकार होते हैं। और जिस अलंकार में दोनों ही शब्द भी हो, शब्द भी काव्य की शोभा को बढ़ा रहा हो और अर्थ भी, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उभय अलंकार, जो इन दोनों से ही मिलकर बनता है। और शब्दालंकार कौन कौन से हैं? जैसे अनुप्रास है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, और भी बहुत सारे अलंकार हैं, ठीक है। तो वो क्या है? शब्दालंकार हैं। और अर्थालंकार कौन से होते हैं? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि तुल्य योगिता, संदेह अलंकार या अनन्वय अलंकार। तो वो सभी क्या है? अर्थालंकार हैं। और उभय अलंकार क्या होता है? वो अलंकार जो शब्दों के द्वारा भी शोभा को बढ़ा रहा है और उसका अर्थ भी शोभा को बढ़ा रहा हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उभय अलंकार। तो अब जब हम अलंकारों को पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि उभय अलंकार कौन सा होता है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट हमारा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिसमें व्यंजन वर्णों की क्या हो? आवृत्ति हो, ठीक है। व्यंजन वर्णों की क्या हो? आवृत्ति हो। मतलब कि जहाँ व्यंजन वर्ण जो है, एक ही वर्ण जो है और एक ही जगह पर, अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में कोई वर्ण आया है, व्यंजन वर्ण, तो दूसरे शब्द के भी स्टार्टिंग में ही वही आए, और तीसरे के भी, मतलब 2 या 2 से अधिक में जब वो वर्ण आता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, रघुपति, राघव, राजा, राम। अब हर शब्द के स्टार्टिंग में क्या आया है? व्यंजन र आया है। तो यहाँ पर 4 बार र आया है, लेकिन हमें सिर्फ 2 बार देखना है। अगर 2 बार जो है कोई वर्ण आ रहा है, व्यंजन वर्ण, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे और भी उदाहरण हैं, जैसे कि बंदऊ गुरुपद, बंदऊ गुरु पद,
तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा? हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। और अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार के भी आगे 3 भेद हैं और कई बार परीक्षा में इनमें से भी प्रश्न आया हुआ है। तो 3 भेद कौन कौन से हैं? छेका अनुप्रास। यहाँ पर क्या होता है? अनेक व्यंजनों की क्रम से आवृत्ति होती है, क्रम से आवृत्ति होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। तो अनुप्रास का जो छेका अनुप्रास अलंकार है, जो अनुप्रास अलंकार का पहला भेद है, उसमें भी क्या है? व्यंजनों की क्रम से आवृत्ति होती है। जैसे कि बंदौ गुरु पद पदम पदुम पराग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प और प दोनों एक ही जगह पर आए हुए हैं, किसी शब्द के स्टार्टिंग में आए हैं, तो द जो है वो सेकंड पर आया। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? छेका अनुप्रास। वृत्त्या अनुप्रास भी कौन सा होता है? वो भी इसी तरह से ही होता है, जिसमें कि जो व्यंजन वर्ण हैं उनकी आवृत्ति होती है, ठीक है। और जैसे कि कलावती, केलीवती, उदाहरण क्या बन सकता है इसका? जैसे कि कलावती, केलीवती, कलिंदजा, केलीवती, कलिंदजा, ठीक है। तो इसमें देखिए क वर्ण आया है, फिर ल वर्ण आया है और बाद में त वर्ण भी आया है। तो वर्णों की आवृत्ति हुई तो कौन सा अलंकार हुआ? वृत्त्य अनुप्रास। और इसी तरह से लाटा अनुप्रास होता है, जिसमें क्या होगा? शब्द और अर्थ दोनों की ही पुनरावृत्ति होती है। मतलब एक ही शब्द आ रहा है और दोनों जो शब्द जो है वो समान अर्थ दे रहे हैं। जैसे कि लड़का तो लड़का ही है, लड़का तो लड़का ही है। अब लड़का शब्द का मीनिंग यहाँ क्या है? बच्चा है। यहाँ पर भी क्या है? वही है, तो समान आया है ना, और शब्द भी कंप्लीट आया हुआ है। तो कौन सा अलंकार होगा? लाटा अनुप्रास होगा। इसके पश्चात है यमक अलंकार। यमक अलंकार कौन सा होता है? जिसमें एक जैसे शब्दों की आवृत्ति होती है और शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब कि एक शब्द जो है वो 2 बार आता है, 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन उनका उस शब्द का अर्थ जो है हर बार क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर काली घटा है और यहाँ पर जो है घमंड घटा। तो ये क्या है? 2 शब्द आ गए यहाँ पर। एक घटा का मतलब क्या है? जैसे काली घटा आ जाना, बादल से छा जाना, ठीक है। और दूसरा क्या है? घटना, ठीक है, कम हो जाना। तो यहाँ पर घटा शब्द तो समान है, लेकिन उनका अर्थ क्या है? वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जैसे कि सोना पास में रख कर सोना, ठीक है। अब सोना, दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन ये सोना जो है ये क्या है? धातु है और इसको वो क्या करता है? पास में रख कर सोता है। ये सोना किसके लिए आया? सोने के लिए, ठीक है। तो देखिए, जिसमें एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका मीनिंग जो है हर बार अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर अलंकार होगा हमारा यमक अलंकार। इसके पश्चात है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कौन सा होगा? जहाँ पर शब्द तो एक बार ही आएगा, लेकिन उसके अर्थ जो हैं अनेक होंगे। शब्द एक, अर्थ अनेक। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि श्लेष अलंकार कौन सा होगा? जिसमें शब्द एक, उसके अर्थ अनेक, तो अलंकार कौन सा होगा? श्लेष। उदाहरण देखिए, शुभ्रन को खोजत फिरत कवि कामी चोर। अब शुभ्रन का मतलब क्या होगा? और यहाँ पर दे दिया कवि कामी चोर। तो यहाँ बाद में जो है इस तरह से 2 या 3 जो है शब्द दिखाई देंगे हमें और कोमाज लगा कर दिए होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जरूर इसमें कोई एक शब्द आया है जिसके अनेक अर्थ होंगे। जैसे शुभ्रन है, शुभ्रन का अब कवि कामी चोर आया है, तो तीनों के लिए शुभ्रन का मीनिंग क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे कवि के लिए शुभ्रन का मतलब क्या होगा? कोई अच्छा काव्य होगा, कोई अच्छा काव्य, ठीक है। उसके पश्चात कामी है, कामी व्यक्ति के लिए क्या होगा? सुंदर स्त्री, ठीक है। सुंदर स्त्री जो है कामी के लिए होगा। और चोर क्या है? चोर के लिए कोई शुभ्रन वस्तु होगी, कोई महंगी वस्तु जो है चोर के लिए शुभ होगी। तो यहाँ पर शुभ्रन के 3 अर्थ आए हैं। एक आया है कवि के लिए अच्छा काव्य, और कामी के लिए जो आया है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए कोई महंगी वस्तु। इसी तरह से जैसे दूसरा उदाहरण क्या है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर शब्द आए हैं और इनके लिए इसमें से कौन सा शब्द होगा? तो पानी, ठीक है। पानी के 3 अर्थ हुए। एक तो हुआ मोती, जैसे कि पानी पर जब है सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कैसे चमकता है? मोती के समान जो है वो हमें दिखाई देता है। उसके बाद मानुष
मनुष्य के लिए किस तरह से इज्जत होना, जैसे हम कहते हैं ना कि उसका तो जो है उस पानी पानी हो गया, उसकी इज्जत जो है ऐसे ही नीलाम हो गई। चून के लिए पानी किस तरह से प्रयोग करते हैं, जैसे कि आटा को गूंदने के लिए हम प्रयोग करते हैं पानी का। तो यहाँ पर पानी के कितने अर्थ हुए? 3। एक पानी की चमक, दूसरा मनुष्य की इज्जत, और तीसरा क्या हुआ, जो आटा गूंथने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं उसके लिए। इसके पश्चात हमारा आता है वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति का मतलब क्या है? शब्द से ही देखिए, वक्र प्लस में उक्ति, वक्र प्लस में उक्ति। देखिए यहाँ पर संधि भी हुई है, यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर क्या आया है? उ। दोनों मिलकर के क्या बन गए? ओ बन गया। तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो दोनों की जगह उ मिलकर के ओ बन गया, तो क्या बना? वक्रोक्ति। तो कौन सी संधि है? गुण संधि। और गुण संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि का। तो अब देखिए, वक्र का मतलब क्या है? टेढ़ा, ठीक है। और उक्ति का मतलब क्या है? कहना। मतलब कि हम कहते कुछ हैं लेकिन सामने वाला उसको कुछ समझ लेता है, ठीक है। जैसे कि प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त समझना, कि जो हम बोलना चाह रहे हैं उसको न समझ करके सामने वाला कुछ अन्य ही समझ लेना, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, अपर कैसा उड़ गया वह तो सपर है। क्या कहा कि किसी एक व्यक्ति ने कहा, किसी के हाथ में एक कबूतर देख करके क्या कहा कि हाथ में पूछा कहाँ अपर है, कि दूसरा कबूतर जो है वो कहाँ है। अपर का मतलब क्या होता है? दूसरा होता है। और एक अपर का मतलब क्या होता है? बिना पर वाला, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि अपर है, कहाँ है अपर, ठीक है, दूसरा कहाँ है। तो वो दूसरा जो उसका मीनिंग अलग समझ गया कि अपर कैसा कि बिना पंखों वाला कैसा, उड़ गया वह तो सपर है। सपर मीन्स पंखों वाला है। कैसा है वो? पंखों वाला है। तो कहा तो था ये कि दूसरा कबूतर कहाँ है, ठीक है, लेकिन उसने समझ लिया क्या, जिसके हाथ में कबूतर था वो बोला कि अपर कैसा, कि बिना पंखों वाला कैसा, उड़ गया वह तो सपर है, वह तो पंखों वाला था, ठीक है। तो क्या मीनिंग हुआ कि हम वो जो है व्यक्ति कहना कुछ चाह रहा था लेकिन सामने वाले ने उसका अर्थ कुछ समझ लिया। उसके पश्चात जो है पुनरुक्ति। यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? हमने संधि का चैप्टर कर चुके हैं हम। इसी तरह के शब्द आते हैं आसान से जो हम व्याकरण में प्रयोग करते हैं। कौन सी संधि होगी? देखिए, र आया हुआ है बीच में और उक्ति हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो हम उक्ति को पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब र आया है तो र किसकी जगह पर आया होगा? विसर्गों की जगह पर। बच गया क्या? पुन। तो पुन को लिख लो, क्या बना? पुनः प्लस उक्ति। विसर्गों की जगह पर क्या आया? र। और र जो है, र में उ की मात्रा, तो क्या बन गया? पुनरुक्ति। यहाँ पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। तो साथ ही साथ जो है अगर उसमें कोई संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आता है तो हमें उनको भी देखना है साथ ही साथ, क्योंकि हम व्याकरण कर रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आते हैं ताकि हम जो है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, जो पुनरुक्ति अलंकार है इसका मतलब क्या है? पुनः उक्ति। पुनः का मतलब बार बार, उक्ति का मतलब क्या है? कहना। जैसे समान शब्द की आवृत्ति और समान अर्थ, मतलब कि एक ही शब्द जो है वो 2 बार आता है या 2 से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग, उसका अर्थ जो है वो समान होगा। जैसे उदाहरण क्या है कि धीरे धीरे चल मेरे मन, धीरे धीरे चल मेरे मन। तो क्या आया? धीरे, और धीरे का मतलब क्या है? धीमा, कि मेरे मन तुम जो है धीमे चलो, धीरे जो है वो चलो। तो ये मीनिंग होगा इसका। तो ये कौन सा अलंकार हुआ? हमारा पुनरुक्ति अलंकार। ये थे शब्द अलंकार। अब आते हैं अर्थ अलंकार। जो शब्द तो इसमें भी होते हैं लेकिन उनका अर्थ जो है वो काव्य की शोभा को बढ़ाता है। कैसे? देखिए, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का मतलब क्या है कि किसी तुलना या समानता, किसी प्रसिद्ध, मतलब किसी की तुलना जो है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए, मतलब जो लोक में प्रसिद्ध है उससे तुलना की जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। अब उपमा किसकी तरह सुनाई दे रहा है हमें? समानता उपमा। जहाँ पर समानता दिखाई देगी, समानता के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा।
और कुछ शब्द हैं पहचान के लिए जो शब्द आते हैं, जैसे कि सा, से, सी, सम, समान, सदृश या ज्यों। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या है, समानता का अर्थ है इनका। तो जिस भी आपको उदाहरण में ये शब्द दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। देखिए उदाहरण क्या कहता है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची। क्या कहा, फूल सी, फूल के समान। ठीक है, कौन है फूल के समान, कोमल बच्ची, वह सुंदर बच्ची, छोटी सी क्यूट सी बच्ची, वो कैसी है, फूल के समान सुंदर है। इसके पश्चात है मुख चंद्र सा, मुख चंद्र सा है, कैसा है मुख, चंद्रमा के समान है। ठीक है, अन्य उदाहरण है वह मिल्खा के समान भागता है या दौड़ता है। जैसे मिल्खा जो है फ्लाइंग सिख बोलते हैं इसको, बहुत तेज दौड़ता था ये। ठीक है, तो के समान शब्द आया है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। इसके पश्चात है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, यहाँ पर संभावना दिखाई देगी, संभावना बताई जाती है, समानता नहीं होती, क्या होती है, संभावना। और इसमें पहचान के लिए शब्द क्या क्या आते हैं, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ऐसे शब्द आते हैं। और जहाँ पर ऐसे शब्द आएंगे वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आप जो ये पहचान के लिए शब्द दिए गए हैं इनको अच्छी तरह से 2-4 बार लिख कर के देखिए, 2-4 बार पढ़िए तो आपको ये याद हो जाएंगे। और जहाँ पर भी आपको ये शब्द दिखाई देंगे वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है मानो उसका मुख चंद्रमा है। क्या कहा, संभावना है ये, मानो उसका मुख चंद्रमा है, कि उसका मुख जो है वो क्या है, चंद्रमा है। यहाँ पर संभावना है, ये नहीं कहा कि मुख चंद्रमा ही है। ठीक है, या फिर चंद्रमा जैसा है, उसने क्या कहा कि मानो, मानो उसका मुख चंद्रमा है। तो जहाँ पर मानना, इस तरह के मनहु, जनहु, जानो, इस तरह के शब्द आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके पश्चात है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार किसे कहते हैं कि उपमेय में उपमान का आरोप, उपमेय में क्या हो, उपमान का आरोप। अब ये उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, तो हमें इन्हीं का ही पता होना चाहिए सबसे पहले। तो उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय जो है आप जो है स्वयं को मानो। ठीक है, स्वयं को मानो। स्वयं को क्यों मानो, क्योंकि हमारी ही तो किसी से जो है समानता होगी कि उसका मुख चंद्रमा के समान है मान लो। ठीक है, तो उपमेय खुद को और उपमान जो है दूसरी वस्तु को, जिससे समानता दिखाई देगी। ठीक है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति की ही तो समानता होती है, वो क्या होगा, उपमेय होगा। और जिससे की जाएगी वो क्या होगा, उपमान होगा। उदाहरण देखिए कि मुख चंद्र सा, मुख चंद्र सा नहीं सॉरी, मुख चंद्र है, कि मुख कैसा है, चंद्र है। मतलब इसमें एक ही बता दिया, एकीकरण कर दिया। रूपक, इससे ही पता चलता है, रूप कैसा कर दिया, एक ही बना दिया। ठीक है, दोनों को एक बना दिया, मुख चंद्र है। ठीक है, अब मुख क्या है, उपमेय, और उपमान क्या है, चंद्र। ठीक है, दोनों का एकीकरण कर दिया, क्या कहा कि चंद्र ही है। जैसे मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूँ, कि मैया की मम्मी, माता जी, मैं तो जो है जो चांद रूपी खिलौना है, चांद खिलौना है वही लेना है। मतलब चांद को क्या कह दिया, चांद को ही खिलौना बता दिया, लेकिन रियल में तो चांद खिलौना नहीं है। मतलब यहाँ पर एकीकरण कर दिया है खिलौने का और चांद का। और किससे, चांद से, किसका, खिलौने का। तो ये क्या हुआ, उपमेय, और चांद क्या हुआ, उपमान हुआ। इसके पश्चात है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति देखिए, अतिशयोक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सी संधि है अतिशयोक्ति में, आपको पता होना चाहिए। अतिशय, उक्ति। अब उक्ति शब्द कई बार आ गया तो इसी को पहले लिख लो। अब उक्ति आ गया है, अब ओ आया है, तो ओ किस में आता है, गुण संधि में, और बाद में क्या होता है, अ या आ होता है। तो अब यहाँ पर इस वाक्य को, शब्द को पूरा लिख दो, क्या आएगा, अतिशय। ठीक है, अतिशय प्लस उक्ति, अ और उ मिल करके क्या बना, ओ बना। ठीक है, जब ओ बना तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। और गुण संधि किस में आती है, स्वर संधि में आती है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई, स्वर संधि हुई। तो इस तरह के जो हैं आपको उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। तो इनको साथ ही साथ शब्दों को देखते हुए चलिए, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न जो है वो गलत न हो। इसके पश्चात आता है उदाहरण। अतिशयोक्ति होता क्या है, अतिशयोक्ति का मतलब क्या है, अतिशयोक्ति का मतलब है किसी बात को जो है इतना बढ़ा चढ़ाकर बताना कि लोक मर्यादा का ही उल्लंघन हो जाए। अतिशयोक्ति का मतलब क्या है, अति का मतलब ही क्या है, अत्यधिकता। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा, जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा ही अति होती है। ठीक है,
तो किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना कि लोक मर्यादा का ही उल्लंघन हो जाए। जैसे ये उदाहरण है, बहुत फेमस है भाई, हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या कहा कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, कि हनुमान जी की पूंछ में क्या है, आग नहीं लग पाई, लेकिन लंका सारी जल गई और निशाचर गए भाग, की जो राक्षस हैं वो क्या हो गए, भाग गए। अब भाई अतिशयोक्ति तो है ही कि पूंछ में तो आग लगी भी नहीं और लंका सारी जल गई, तो कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसके पश्चात है मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार का मतलब क्या है, मानवीकरण अलंकार देखिए कि मानव शब्द आया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मानवीय गुणों का आरोप होगा। ठीक है, कि मतलब कि प्रकृति हो, पशु पक्षी हो या कोई निर्जीव वस्तु हो, उसमें सजीव वस्तु या मानवीय गुणों का आरोप हो। ठीक है, मतलब प्रकृति को मानव की तरह कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही है, कोई क्रिया कर रही है प्रकृति या कोई निर्जीव वस्तु, किसकी तरह, मानव की तरह, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार। जैसे जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, कि जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मतलब सुबह सुबह क्या हुआ कि वनस्पतियाँ जो हैं वो आलसी सी हुई थी, मतलब जैसे वो सो रही हों ऐसी थी, और मुख धोती शीतल जल से, और जैसे सर्दियों में धुंध वगैरह ये ओस की बूंदें पड़ती हैं ऊपर, तो क्या होता है, वो एक जैसे कि वो जल की बूंदें जो हैं उनके मुख को धो रही हैं और वो अलसाई हुई सी जो है अब नींद से उठ रही है। तो यहाँ पर प्रकृति चित्रण हुआ है, और किसके समान, मुख धोती शीतल जल से, जैसे मनुष्य जो है वो सुबह अपना मुंह धोता है उसके समान, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। इसी तरह से है जैसे कि मेघ आए बन ठन के संवर के। ठीक है, अब मेघ बादल तो भाई जैसे हैं वैसे ही आएंगे, ठीक है, लेकिन उनको जो है बादलों को, प्रकृति है मेघ बादल, किस तरह से बताया, बन ठन के संवर के, जैसे मनुष्य सजता संवरता है उसके तरह बताया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर अलंकार होगा मानवीकरण। इसके पश्चात है संदेह अलंकार। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है जहाँ पर संदेह हो, मतलब जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह हो, जैसे यह मुख है या चंद्र, मतलब क्या हुआ, संदेह हो गया कि ये चंद्रमा है या मुख है, कि उसका मुख इतना सुंदर है कि उसको हम बता ही नहीं पा रहे कि यह मुख है या चंद्रमा है। इसी तरह से जैसे विरह है या यह वरदान, कि यह क्या है, कि दुख की घड़ी है या फिर कोई ऐसा वरदान है। अब यहाँ पर संदेह हो गया कि ये वरदान मिला है या हमें कोई विरह दुख हुआ है। ठीक है, इसके पश्चात है विरोधाभास। अब विरोधाभास में क्या है, यहाँ पर भी संधि हुई है भाई, कौन सी संधि हुई है, गुण संधि हुई है। विरोध प्लस में क्या है, आभास। ठीक है, विरोध का आभास, ध में अ है और बाद में आ है, दोनों की जगह पर मिलकर क्या बना, आ, तो कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि, दीर्घ वर्ण बना है ना, तो और है ये स्वर, तो स्वर संधि है, और स्वर संधि का पार्ट कौन सा है, दीर्घ संधि है। अब विरोधा आभास, विरोध का जहाँ आभास हो, ठीक है, देखिए जहाँ विरोध दिखाई दे या समझ में आए लेकिन वास्तव में विरोध न हो, लेकिन वास्तव में वहाँ पर विरोध भी नहीं होता है। जैसे आया ऐसा समय न रो रहे न हंस रहे। ठीक है, कि ऐसा समय आ गया है कि न रो रहे न हंस रहे, मतलब विरोध तो दिखाई दे रहा है, जैसे न रो रहे न हंस रहे, कैसा समय आ गया है, लेकिन देखा जाए तो कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है, वह तो जैसा था सामान्य है, नॉर्मल था वैसा ही है। ठीक है, न दुख आया है, न रो रहे हैं, न हंस रहे हैं, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें विरोध भी दिखाई दिया लेकिन विरोध भी नहीं है, तो कौन सा अलंकार होगा, विरोधा आभास अलंकार होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो अलंकार टॉपिक पर। तो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।